Hello everyone. In the previous video, we were discussing about the important Rajput centers और उसमें हमने डिस्कस किया था about मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तो उन तीनों के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बीकानेर। So it was founded by Rao Bika in 1488 as a trading post on the routes to Central Asia. तो बीकानेर जो था उसको इस्टेब्लिश किया था राव बीका ने 1488 में और उसका पर्पस क्या था? इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग पोस्ट बिकॉज एंशियंट इंडिया में और मेडिवल इंडिया में क्या था कि इंडिया से होते हुए बहुत सारे ट्रेड रूट्स जो थे वो टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, यूरोप, इजिप्ट एंड अफ्रीका उस साइड पे जाते थे। तो बीकानेर जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया था एज अ ट्रेडिंग पोस्ट। तो ट्रेड पोस्ट की तरह उसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय राव बीका in 1488 and the kingdom was known for its forts, particularly the Junagadh fort and its rich cultural heritage including cuisine and music. तो बीकानेर जो है वो अपने जूनागढ़ फोर्ट के लिए काफ़ी फेमस है, प्लस जो उसका कल्चरल हेरिटेज है उसके लिए भी बहुत फेमस है। मैप में द ग्रीन पार्ट इज मेवाड़ किंगडम, द डार्क ब्लू कलर इज मारवाड़ और जो उसके ऊपर वाला पार्ट है this one, that is the kingdom of Bikaner. So then this is the famous Junagadh fort of Bikaner. So it is one of the architectural marvels of Rajasthan and famously in Bikaner. The next one is Jaisalmer. So the kingdom was founded by Rawal Jaisal in 1156. रावल जैसल ने इस किंगडम को फाउंड किया था और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा जैसलमेर। द इकोनॉमी ऑफ देन जैसलमेर इट थ्राइव्ड ऑन ट्रेड। तो जैसे बीकानेर को एज ट्रेडिंग पोस्ट यूज किया था, वैसे ही जो जैसलमेर की इकोनॉमी थी वो भी मेनली डिपेंडेंट थी ट्रेड पे, पर्टिकुलरली इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। जो वो ट्रेड होता था वो मेनली मसालों का और कपड़ों का, सो स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स का होता था बिकॉज इट वॉज लोकेटेड ऑन द फेमस एंशियंट सिल्क रूट। तो सिंस सिल्क रूट जो था वो यहाँ से होकर गुजरता था, मैप में देखें तो दीज रेड लाइंस दे सिग्निफाई द वेरियस पाथ्स ऑफ सिल्क रूट। तो उसमें से एक पाथ जो था वो जैसलमेर से होकर गुजरता था। तो इसीलिए उस ट्रेड पाथ पे होने की वजह से जो जैसलमेर था उसकी इकोनॉमी का मेन जो पिलर था दैट वाज ट्रेड, और ट्रेड भी किसमें था? मेनली स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स में। और मैप में इस किंगडम को देखें तो अब मैप पे देखें तो सारी किंगडम्स हमने कर ली है। दिस लाइट पर्पल कलर इज द आमेर किंगडम, द ग्रीन वन इज मेवाड़ किंगडम, द लाइट ब्लू कलर इज मारवाड़ किंगडम, और जो ऊपर नॉर्थ में है दैट इज बीकानेर किंगडम, और फाइनली जो बॉर्डर के साथ लग रही है यहाँ पे दैट इज टुवर्ड्स द एक्सट्रीम वेस्ट साइड ऑफ राजस्थान, ये है जैसलमेर किंगडम। So the Jaisalmer is often referred to as the Golden City due to its yellow sandstone architecture. तो जिस तरह से जयपुर पिंक सिटी बोलते हैं वैसे ही जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है बिकॉज जो यहाँ पे येलो सैंडस्टोन के आर्किटेक्चर हैं वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, और वो जो कलर है वो गोल्डन कलर देता है सिटी को। The yellow sandstone gives a golden hue to the city. That's why the city of Jaisalmer is also known as the Golden City. और यहाँ पे the famous one Jaisalmer Fort is a UNESCO World Heritage Site and it is one of the largest forts in the world. तो ये जो पिक्चर में हमें दिख रहा है this is the Jaisalmer Fort. So बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है येलो सैंडस्टोन से बना हुआ, एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्लस ये दुनिया के सबसे बड़े फोर्ट्स में से एक है, द जैसलमेर फोर्ट। सो आफ्टर जैसलमेर वी हैव सिरोही। सो द किंगडम ऑफ सिरोही was established by the Rathors. It was known for its strategic location and rich cultural contributions. The rulers of Sirohi often allied with other Rajput kingdoms against common enemies including the Mughals. तो
सिरोही किंगडम के जो रूलर्स थे वो ज्यादातर क्या करते थे कि बाकी राजपूत किंगडम्स के साथ अपना अलाई बना लेते थे अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी दैट वर द मुगल्स। तो क्योंकि मुगल्स सभी राजपूत किंगडम्स पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे तो वो रिपीटेडली इन पे अटैक करते रहते थे। तो इसीलिए जो राजपूत किंगडम्स थी वो अपने एक दूसरे के साथ अलाई बना लेती थी, एक गठबंधन बना लेती थी सो दैट कि वो मुगल्स के अगेंस्ट कलेक्टिवली फाइट कर सके। सो मैप में देखें तो दिस ब्लू रीजन इज द मारवाड़ रीजन और इसके नीचे ये जो रीजन है दिस इज द प्रेजेंट डे सिरोही रीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस इंपॉर्टेंट राजपूत सेंटर्स। अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अबाउट द सोसाइटी अंडर राजपूत किंगडम्स। सो द राजपूत्स वर कैवेलरस एंड वॉरियर क्लास। सो बहुत ब्रेव वॉरियर क्लास थी राजपूत की एंड दे बिलीव्ड इन प्रोटेक्टिंग द वीक। तो जो कमजोर थे उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे और ब्रेवरी उनकी बहुत फेमस थी, आज भी है। दे वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म बट दे पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल। तो मेनली वो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे लेकिन दे वर टॉलरेंट अगेंस्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज वेल। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी वो पेट्रोनाइज करते थे बट मेनली वो जो फॉलो करते थे रिलीजन को दैट वाज हिंदुइज्म। द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज feudatory and the kingdom was divided into jagirs. They were held by jagirdars. तो फ्यूडेटरी सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा था कि फ्यूडेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसमें जो पावर है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लोकल रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो लोकल रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि बजाय कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर हो, यहाँ पे जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग रूलर्स, लोकल रूलर्स और लैंडलॉर्ड्स जो है उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। और उस डिवीजन का प्राइमरी जो बेसिस होता है दैट इज द लैंड ओनरशिप। तो दैट इज अ फ्यूडेटरी सिस्टम। सो बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जहां पे पावर जो है वो डिवाइडेड होती है अलग अलग लोगों में। और यहाँ पे जो किंगडम थी वो अलग अलग जागीर्स में डिवाइड थी। तो जागीर्स आर बेसिकली द लैंड पार्सल्स। तो एक बहुत बड़ी सी जगह जिसको जागीर बोलते थे वो एक पर्टिकुलर जागीरदार को दी जाती थी जिस पे उसका कंट्रोल होता था, तो उसके पास वहां की लोकल पावर्स होती थी। सो दिस इज द डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज द फ्यूडलिज्म और फ्यूडेटरी स्ट्रक्चर। सो दिस वाज अबाउट द सोसाइटी अंडर राजपूत किंगडम्स। एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ राजपूत पावर। तो हमने राजपूत्स का राइज पढ़ा, उनके वेरियस किंगडम्स पढ़ी, इंपॉर्टेंट सेंटर्स पढ़े, उनकी सोसाइटी देखी और अब फाइनली हम लोग देखेंगे कि ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से राजपूत पावर जो थी वो डिक्लाइन हो गई। सो द फर्स्ट वन वाज द स्ट्रगल फॉर डोमिनेशन इन नॉर्थ इंडिया। तो जहां इनका एक कॉमन एनिमी था दैट वाज द मुगल्स, तो उनके अगेंस्ट तो ये लोग लड़ाई करते थे बट इन लोगों में आपस में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल होती रहती थी। और वो स्ट्रगल किसके लिए थी कि उनको नॉर्थ इंडिया में अपना डोमिनेशन करना था। सो जो ये अलग अलग किंगडम्स थी ये सभी चाहती थी कि नॉर्थ इंडिया में इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए, इनकी डोमिनेशन हो जाए। तो इसीलिए ये अपने आसपास वाले किंगडम्स जो थे उनके साथ भी स्ट्रगल में रहती थी। और इस स्ट्रगल की वजह से इन राजपूत किंगडम्स में आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रहते थे और जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल पावर जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी। देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी। तो सिंस ये आपस में ही स्ट्रगल करते रहते थे, इनकी डिस्प्यूट चलती रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी, जिसकी वजह से इनमें आपस में ज्यादा यूनिटी नहीं थी। और इनका एक कॉमन एनिमी तो था ही दैट वाज द मुगल्स। दैट वाज इन द लेटर पीरियड। तो वो मेडिवल इंडिया में है, लेटर मेडिवल इंडिया में। वाइल अगर स्टार्टिंग में देखें तो मेडिवल इंडिया के स्टार्ट में भी इनमें यूनिटी कम थी, जिसकी वजह से जो गुरीद्स थे और गजनवीद थे उन्होंने बार बार जो इंडिया है वहां पे अटैक किए थे। और उनके अटैक की वजह से और इनकी यूनिटी की कमी की वजह से इनकी पावर जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी और अल्टीमेटली जो इस्लाम था, इस्लामिक पावर्स थी, उनका एडवेंट इंडिया में हो रहा था। ऑल्सो द इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके अंदर जो इनके आपस में कास्ट को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। सो पॉलिटिकल भी थे इनके और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे।
So all these they weakened the kingdoms, which paved the path for Islamic invaders to take advantage of that and then establish their empires in India. So these were basically the reasons for decline of Rajput power. तो basically इनमें जो power struggle चलता रहता था और इनकी lack of unity की वजह से ये राजपूत पावर जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी, और उसका जो फायदा था वो गुरीद्स और गजनवीद ने उठाया। जब वो अटैक करते थे तो वो इंडिया के काफी सारे रीजन्स को, स्पेशली द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन में वो प्लंडर करते थे, यहाँ की वेल्थ को लूट करके ले जाते थे, और स्लोली उन्होंने अपना यहाँ पे एम्पायर भी इस्टेब्लिश कर लिया था। So these were the reasons for decline of Rajput power. So eventually, the advent of Islamic powers in India, like Ghaznavids, then Ghurids, then Delhi Sultans or Mughals, so they all dominated the major parts of Indian subcontinent for the rest of medieval India till the British took over their control. तो जैसे जैसे राजपूत पावर जो थी वो मेडिवल इंडिया के स्टार्ट में डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, तो उसके साथ में ही जो इस्लामिक पावर्स थी उन्होंने भी इंडिया में एंट्री ले ली थी। तो इनिशियली गजनविद एम्पायर आया, फिर घुरीद आए, फिर दिल्ली सुल्तान्स आए, देन मुगल्स आए। तो मोस्ट ऑफ द मेडिवल इंडिया जो है उसमें इस्लामिक पावर्स का ही रूल रहा है टिल द टाइम ब्रिटिश टुक ओवर देयर कंट्रोल। तो एंशियंट के खत्म होने के बाद राजपूत पावर डिक्लाइन हो रही थी, और एंशियंट के एंड से लेके मॉडर्न के स्टार्ट तक जो मेडिवल इंडिया का मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड है उसमें इस्लामिक पावर्स का ही रूल रहा है इंडिया में, जिनको हम लोग फर्दर आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द राजपूत किंगडम्स, जिसमें हमने अलग अलग राजपूत किंगडम्स देखी, उनका राइज देखा, उनकी इंपॉर्टेंट सेंटर्स देखे, उनकी सोसाइटी देखी और उनका डाउनफॉल देखा। सो दिस वाज अबाउट द वेरियस राजपूत किंगडम्स। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एडवेंट ऑफ इस्लामिक पावर्स इन इंडिया।